था? यूपी भूटान यज्ञ समिति वर्सेस ब्रिज किशोर वाला केस है ना। इसमें क्या कहा गया था कि जो लैंडलेस पर्सन्स हैं उनमें कौन शामिल है? सिर्फ लैंडलेस लेबरर्स शामिल हैं। लैंडलेस बिजनेसमैन को जगह नहीं दी गई थी, है ना, क्योंकि अगर लैंडलेस बिजनेसमैन की, अगर लैंडलेस पर्सन में किसी के पास भी जमीन नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन तो यही हुआ ना। लैंडलेस पर्सन का अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो वो यही हुआ कि किसी के पास भी जमीन नहीं है सॉरी, जिसके पास जमीन नहीं है वो पर्सन लैंडलेस हुआ, है ना। तो कोई भी उठ के आके उस एक्ट के अंदर अपने लिए जमीन मांग सकता था, लेकिन वहां पे कोर्ट ने इसका ब्रॉड मीनिंग लिया और बोला कि लैंडलेस पर्सन्स में लैंडलेस लेबरर्स शामिल है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं पर उनके पास जमीन नहीं है। वो वाले पर्सन ही यहाँ पे लैंड के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट इट्स एक रिकैप समझ लीजिए, है ना। नेक्स्ट केस किया था हम लोगों ने रामजी मित्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो इसमें क्या है कि एक पर्सन जब मर्डर कर जो ऑफेंस कमिट करता है तब उसकी एज कितनी होती है? 21 ईयर्स, और जब उसको पनिशमेंट मिलती है तो उसकी एज कितनी हो जाती है? 21 ईयर से अबव हो जाती है। तो जब वो एक्चुअली वो जो पर्सन जो एक्यूज था वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सहारा लेना चाहता था, है ना, ताकि वो जेल ना जा सके। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस एक्ट की जो डेफिनेशन थी, सेक्शन 6 की जो डेफिनेशन थी, उसका ब्रॉड मीनिंग लिया और उसको बिल्कुल लिटरली इंटरप्रेट नहीं किया। लिटरली इंटरप्रेट करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि जो पर्सन 21 से बिलो है, ठीक है, तो उसको प्रोबेशन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने उसको मॉडिफाई किया और ये चीज देखी कि जब उसको पनिशमेंट हुई है तब वो बिलो 21 नहीं है ना, बिलो 21 नहीं है, तो उसको जो पनिशमेंट है वो मतलब उसको जो ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसका बेनिफिट जो है वो ना दिया जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अन्नपूर्णा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी। इस केस में क्या था कि कुक्ड फूड, जो कुक्ड फूड होता है उसके अंदर बिस्किट्स आते हैं या नहीं आते। देखिए इसमें क्या है, अगर कुक्ड फूड देखें, इसका जो हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें, है ना, तो वो क्या है होता है कि एक तरीके से पका हुआ भोजन, है ना, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, हम उसको नॉर्मली तो हम उसको ही कुक्ड फूड मानेंगे। कभी भी हम अगर किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहां पे जाके अगर हम कुक्ड फूड की डिमांड करते हैं, क्या हमको बिस्किट सर्व होते हैं? नहीं होते ना, है ना, क्या होते हैं? नॉर्मली जब हम खाना खाने कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बिस्किट्स जो हैं वो सर्व नहीं किए जाते, है ना, खाने में। तो वहां पे कुक फूड का मतलब हम क्या लेंगे? जो पकाया हुआ खाना होता है। हालांकि बिस्किट्स भी जो है वो एक तरीके से बेक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी जो कोर्ट थी उसने बिस्किट को कुक्ड फूड के दायरे से बाहर रखा, क्या कुक्ड फूड की डेफिनेशन से बाहर रखा। हालांकि बिस्किट कुक फूड में एक तरीके से, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन की चीज है, आते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसका ब्रॉडर व्यू लेते हुए एज सच कुक फूड में अगर नॉर्मली हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसमें ये चीज शामिल नहीं होगी, है ना। तो कोर्ट ने उसको कुक्ड फूड से बिस्किट को बाहर रखा और उसके ऊपर जो टैक्स था वो मतलब टैक्स लगाने के पर्पस से ये जो केस आया था ना कि टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कि अगर बिस्किट कुक्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। तो कोर्ट ने बिस्किट्स को कुक्ड फूड मानने से मना कर दिया था केस में। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह। इस केस में क्या था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 था ना, जो हमारा एक्ट है, वो क्या कहता है, उसमें मतलब जो तीरथ सिंह था ना, एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था कि तीरथ सिंह की जो इलेक्शन हुई थी, है ना, उसको ना रद्द कर दिया गया था ड्यू टू द करप्ट प्रैक्टिसेस करके।
ठीक है। तो जब उसकी ये करप्ट प्रैक्टिसेस को रद्द किया गया तो उसने ये क्वेश्चन रेज किया कि मुझे तो, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये कहता है कि जो नॉन पार्टी के लोग हैं, है ना, जो नॉन पार्टी के लोग हैं उनको एक नोटिस सर्व किया जाएगा, वो क्या होगा, जिसमें वो करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएगा नोटिस में, ठीक है। तो अब जो ये तीरथ सिंह करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था, तो इसको जो नोटिस, तो इसका जो मतलब इसने जो प्ली ली थी कि मेरे को तो नोटिस मिला ही नहीं, क्या कि मेरे को तो नोटिस मिला ही नहीं, मतलब इसने ये दलील लेनी चाहिए कि मुझे तो नोटिस ही नहीं दिया गया, ठीक है। आपने तो मेरी करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे आपने मेरी जो इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया, लेकिन मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं सर्व किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो वर्डिंग यूज की गई है, ठीक है, जो वर्डिंग यूज की गई है उसमें ये चीज लिखी है कि वो नॉन पार्टीज, ठीक है, नॉन पार्टीज और पार्टीज, मतलब नॉन पार्टीज के लोगों के लिए क्लियरली वहां पे मेंशन किया गया है। देखिए इसको ना पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज पढ़िए। सेक्शन 91A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, आपको विजिबल है क्लियरली स्क्रीन? यस मैम। देखिए सेक्शन 91A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 फॉर द ट्राइब्यूनल टू रिकॉर्ड नेम्स ऑफ ऑल द पर्संस who had been guilty of corrupt practices including parties and non-parties to the petition and under the provision notice should be given to all persons named under section in A, ठीक है। He being a party to the petition was therefore entitled to a fresh notice, ये तीरथ सिंह ने आर्ग्यू किया था। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा। आप मतलब कौन सा मतलब ये टॉपिक समझा रहे हो मैम? हम गोल्डन रूल कर रहे हैं, गोल्डन रूल, ठीक है। गोल्डन रूल क्या होता है, देखिए एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, वो हम लोग कर चुके हैं। चलिए मैं आपको, आपने इस दिन क्लास में लगाई, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ सिंपली, वो भी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे उसकी, ठीक है। लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है कि जो वर्ड जैसा एक्ट में दे रखा है, ठीक है, अगर उस वर्ड को लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो जजेस क्या करते हैं, उसका जो एज इट इज मीनिंग निकल रहा है, अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसको लिटरल मीनिंग से, इसका लिटरल मीनिंग लेके उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मतलब लिटरल मीनिंग का क्या मतलब है, जैसे एप्पल, एप्पल का मीनिंग क्या है, सेब, ठीक है, तो ये लिटरल मीनिंग है उसका, ठीक है, वो निकाल लेंगे। अगर समटाइम्स क्या होता है, अगर वो लिटरल मीनिंग लेने से अगर कोई एब्सर्डिटी आती है, कोई आप ये सोचिए, ये समझिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इनकंसिस्टेंसी आती है या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस वजह से तो कोर्ट्स क्या करती हैं, उसका एक ब्रॉडर मीनिंग निकालती हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हट के मीनिंग देने की कोशिश करती हैं। लिटरल रूल जो है ना, उसको मॉडिफाई करके एक तरीके से उसको चेंज करके उसको थोड़ा सा मीनिंग निकाल लेती हैं कि नहीं इसमें ये हो सकता है। जैसे अभी हम ये एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी मैम, केसेस सुने हैं ना आपने, ऐसे जैसे मैंने वो ली वर्सेस नैप की एग्जांपल बहुत फिट बैठती है। अब स्टॉप वर्ड उसमें क्या है, उस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन मतलब एक्सीडेंट करके, सॉरी किसी भी एक्ट के अंदर उन्होंने एक एक्ट दिया था, रोड क्या था वो एक्ट, रोड ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी पर्सन एक्सीडेंट करता है तो उसके लिए ये कंपल्सरी था कि वो कुछ देर वहां पे रुके, ये कुछ देर वहां पे रुके और फिर जाए, ताकि इन बिटवीन अगर वो रुक रहा है तो वहां पे पुलिस आ जाए और उससे इंक्वायरी करके पूछताछ करके फिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड स्टॉप अगर देखें, इसका लिटरल मीनिंग देखें तो स्टॉप का मतलब है रुकना। तो वो उस पर्सन ने क्या किया, वहां से गाड़ी से उतरा और बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के लिए वहां पे रुका और फिर चला गया। अगर हम इसको लिटरली इंटरप्रेट करते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है एक तरीके से, है ना, क्योंकि अब रुकना है तो रुकना, तो वो रुका, चाहे वो तो कुछ देर के लिए रुका, लेकिन रुका। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने इस स्टॉप वर्ड को मॉडिफाई करके यूज किया कि स्टॉप का क्या मतलब लेना चाहिए, कि स्टॉप का मतलब है एक रीजनेबल टाइम तक वहां पे रुकना, सिर्फ रुकना नहीं लेना है, रुकने का मतलब
एक रीजनेबल टाइम तक रुकना, कि कुछ देर वेट करो, ठीक है, ताकि पुलिस आपसे आके इंक्वायरी वगैरह कर सके, ठीक है। मतलब कुछ टाइम तो रुको ना वहां पे, आधा घंटा घंटा, जितना भी अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कितना टाइम रीजनेबल हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। मैम एक्चुअली हाँ जी मैम, समझ आ गया जो आपने समझाया है ना, हाँ समझ, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए, तो मतलब इसका मतलब है कि आपने मॉडिफाई करके उन वर्ड्स को कोर्ट ने यूज कर लेना है, ठीक है, मीनिंग वही होगा लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा ब्रॉड करके हमने ले लेना, दैट इज बोल्ड रूल। चलिए, ये हम दीप सिंह वाला कर रहे थे, है ना। तो बस इसमें इसमें देखिए सिंपली बस यही है कि वो बोला है, तीरथ सिंह ने कहा कि मुझे तो जी कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जो नोटिस है, आप तो पार्टी के एक तरीके से मेंबर हो, है ना, आपको तो ये चीजें पता ही हैं। तो नोटिस जो है वो नॉन पार्टीज के लोगों के लिए था, ठीक है। उसकी जो वर्डिंग है, जो सेक्शन की जो वर्डिंग है, उसमें बेसिक पार्टी और नॉन पार्टीज लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकाला कि वो नॉन पार्टीज के लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि पार्टी, जो पार्टी का बंदा है, देखिए ऑब्वियस है उसको ये चीजें पता होंगी, है ना, तो उसको दोबारा दोबारा नोटिस थोड़ी भेजा जाएगा। तो ये नॉन पार्टीज के जो लोग हैं उनको, मतलब वो पर्टिकुलरली उनको ही इंडिकेट करता है ये जो एक्ट है। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। इसमें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आजाद भारत फाइनेंस कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो ट्रक वगैरह थे, तो उसमें एक ट्रक में एक एप्पल्स जा रहे थे, ठीक है, तो एप्पल्स के साथ साथ उसमें ओपियम भी थी। ओपियम होती है अफीम, ठीक है। अब वो ट्रक जो था वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो जो ट्रक कंपनी वाले थे उन्होंने ये प्ले ली कि हमें नहीं पता कि हमारे ट्रक में एप्पल्स के साथ ये भी जा रही, वी हैड नो नॉलेज अबाउट, कि हमें ये नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो उसमें जो जो ओपियम एक्ट था 1878 का, उसमें वर्डिंग जो यूज की गई थी कि अगर कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऐसे कोई ओपियम लेके जा रहा है, तो उसमें वर्डिंग यूज हुई थी शेल बी कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। तो वर्ड क्या था, शेल बी कॉन्फिस्केटेड। अगर हम शेल को इंटरप्रेट करते हैं तो वहां पे उसका मीनिंग निकलता है कि वो ट्रक को जब्त कर ही लिया जाएगा, करना ही है, मतलब मस्ट के तौर पे शेल को लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे इसका अलग मीनिंग लिया, ठीक है। समटाइम्स देखिए ये चीज होती है कि ठीक है कि ओनर्स को नहीं पता होता, अब ट्रक में जो सामान लेके जा रहा है कि उसके सामान के साथ कोई और बंदा भी तो गलत काम कर सकता है ना, उसमें कोई और किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, चाहे वो खुद गिल्टी हो, नो डाउट, ठीक है, चाहे वो खुद ये सामान भिजवाते हो। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ओनर को ना पता हो और ट्रक के जो, ठीक है, समटाइम्स ये ड्राइवर्स वगैरह भी ऐसी हरकतें कर देते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, तो अगर इसको, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर हम इसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट मीनिंग लेते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो शेल बी कॉन्फिस्केट, कि उसको जब्त कर ही लिया जाएगा, तो ये दूसरे लोगों के साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो इसको हमें मे बी कॉन्फिस्केट करना चाहिए, मतलब इसको एक लिबरल अप्रोच दे दी, ठीक है, कि इसको एक स्ट्रिक्ट वर्डिंग यूज करने के लिए नहीं कहा कोर्ट ने, उसने बोला कि मे बी, हो सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि कॉन्फिस्केट होगा, ये ट्रक जो है जब्त होगा। इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करके कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्फिस्केशन है वो हो भी सकती है, ठीक है, मतलब इसको मैंडेटरी नहीं किया, ठीक है। समझे आप इस चीज को, केस क्लियर है आपको ये? हाँ जी बेटा, क्लियर है केस? Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस केसर जहां बेगम का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो केसर जहां बेगम थी ना, इसकी जमीन थी
और इसकी जमीन को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सरकार ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। तो कलेक्टर ने इसको जो डिसीजन हुआ था, है ना, उसका नोटिस भेजना था इसको। तो इसको नोटिस वगैरह दिया ही नहीं गया, इसको बताया नहीं गया कि इसकी जो लैंड है वो एक्वायर कर ली गई है। इसको जिस दिन कंपनसेशन देना था, ठीक है, इसको पता कब चलता है केसर बेगम को, जिस दिन इसको कंपनसेशन दिया गया कि आपकी लैंड हमने ले ली है, तो आपको ये कंपनसेशन दिया जा रहा है, उस दिन इसे पता चलता है, ठीक है। जो लैंड एक्वायर की गई थी वो की गई थी अक्टूबर के मंथ में, और इसको पता कब चलता है, जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो इन बिटवीन अक्टूबर से लेकर जुलाई तक कितने महीने निकल गए। तो अगर उस अवार्ड के अगेंस्ट जो डिसीजन हुआ था उसके अगेंस्ट अगर ये अपील करना चाहती, ठीक है, तो विद इन 6 मंथ्स कर सकती थी। विद इन 6 मंथ्स का इसके पास टाइम था उस डिसीजन के अगेंस्ट जाने का। लेकिन जब इसको नॉलेज हुई कि इसकी लैंड जो है वो एक्वायर कर ली गई है और इसको बोला कि आप इतना कंपनसेशन ले लो, एक्चुअली इसको ऑब्जेक्शन ये था कि जो कंपनसेशन था वो उस टाइम पे जो जमीन की एक्चुअल जो कीमत थी, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा कम था। 600 रुपया समथिंग थी और इसको 96 और 98 समथिंग दिया जा रहा था, ठीक है। तो जब इसने केस किया तो ये चीज उठाई गई कि इसको तो केस करने का राइट ही नहीं है, अपील में जाने का राइट नहीं है, क्योंकि जो अपील में जाने का इसका टाइम पीरियड था 6 मंथ का, वो खत्म हो चुका है। तो अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जो 6 मंथ्स का टाइम है वो कब से माना जाए, कि जब अवार्ड दिया गया, ठीक है, अवार्ड का मतलब जो डिसीजन हुआ था, है ना, कि एक्वायर कर ली जाएगी, उस डिसीजन से 6 मंथ्स माने जाए, या फिर जब केसर बेगम को इसकी नॉलेज हुई कि इसकी लैंड एक्वायर कर ली गई है, तब से 6 मंथ्स माने जाए, ठीक है। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें तो है, ठीक है, कि अवार्ड के विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा व्यू नहीं अपनाया। हालांकि देखिए जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है इस एक्ट की, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स उसको वो है जो कंपनसेशन जो अपील है वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने लिटरली इंटरप्रेट नहीं किया, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया, मतलब कि यहाँ पे गोल्डन रूल अपनाया। और गोल्डन रूल अपना के कोर्ट ने क्या कहा कि जिस दिन केसर बेगम की नॉलेज में ये बात आई है कि उसके लैंड को एक्वायर कर दिया गया है, तब से 6 मंथ काउंट किए जाएंगे। और उसका जो केस था विद इन टाइम था, ठीक है, जब से उसको नॉलेज हुई तब से वो टाइम पीरियड है जो वो स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा बोलो, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये करनैल सिंह और महेंद्र सिंह वाला केस तो हम कर ही चुके हैं, याद है आप लोगों को? याद है किसी को? No, ma'am. कौन सा था ये केस था, ये जो करनैल सिंह होता है ना, इसके एक्चुअली इसके फादर होते हैं, ठीक है। एक बंदा है, उसके 3 बेटियां होती हैं, 3 बेटे होते हैं, ठीक है। जो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, विल के थ्रू अपने बेटों में दे जाता है। इसका जो एक बेटा होता है, बड़ा बेटा, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, हाँ याद आ गया ना, हाँ, तो जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिल जाती है, उसकी वाइफ को, है ना। तो उसके बाद 2 साल बाद इनके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो ये करनैल सिंह के केस करता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें विल के अकॉर्डिंग भाइयों की प्रॉपर्टी है, उसमें हमारी भाभी का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की उसके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड था, है ना,
जो बेटे की डेथ हुई, उसके बाद फिर फादर की डेथ हुई, इन बिटवीन 2-2.5 साल का अच्छा खासा टाइम था। अगर वो फादर अपनी विल को चेंज करना चाहता तो वो बड़ी आसानी से कर सकता था। ठीक है, तो ये केस, चलिए ये हो गया आपका गोल्डन रूल। ठीक है, काफी सारे इसमें केसेस भी हो गए, हमने केसेस को रिपीट भी कर लिया। क्या अभी इसमें कितने केसेस हो गए आपके करने वाले? चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। चलिए तो सिंपल दे देते हैं। एक तो आपने ये दे देना है रिवर वाटर कमिश्नर वर्सेस एडमसन का, जिसमें लॉर्ड ब्लैकबर्न ने क्या कहा था, है ना, और हरभजन सिंह वर्सेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी देना है। देखिए ये दोनों चीजें उसी से रिलेटेड हैं, जो मेन चीज जो रूल कह रहा है ना, वही चीजें आप लोगों ने इसमें देने, और ये आपको याद करने में डिफिकल्ट भी नहीं होगी। मतलब जो चीज एक्चुअल में जो रूल कह रहा है ना, वही चीज केस में अगर लिखी हो तो बस केस का नाम याद करना होता है, बाकी चीज तो आप बस आइडिया ले लो क्या कहा गया, वो आप खुद से भी लिख सकते हो उसमें। ये बेडफोर्ड वर्सेस बेडफोर्ड का केस, ये 3 केस हो गए आपके यहीं पे। ली वर्सेस नैप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी में आपके 12 के साथ। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, तो थोड़ा सा टफ लगे उसको छोड़ दीजिए, जो आसान लगे लिखने में याद करने में वो आप लिख दीजिए। ठीक है, देखिए केसेस याद रखिए, अगर आपसे ईयर याद नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, तो उसको मत लिखिए, लेकिन गलत मत लिखिए, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि गलत लिखने की बजाय इट्स बेटर कि आप ना केस का नाम भी आधा भूल गए हो, आधा अपनी मर्जी से किसी और का नाम डालने की जरूरत नहीं है, आधा याद है तो आधा लिख दीजिए। अगर आपको ये आजाद भारत फाइनेंस कंपनी वाला, मान लीजिए आपको आजाद भारत फाइनेंस कंपनी याद है, आपको स्टेट नहीं याद, स्टेट भूल गए कौन सी, तो जस्ट आप आजाद भारत फाइनेंस कंपनी इन द केस ऑफ, तो आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हो, अगर आपको लगता है कि स्टेट ऑफ यूपी लिख दोगे दैट, तो आपका केस ही गलत हो जाएगा। आपको जितना पोर्शन याद है केस का, बेशक आप उतना ही लिख दीजिए अपनी तरफ से। ये नहीं है कि आपने पूरा वर्सेस वगैरह बना के उसका ईयर पूरा लिखना है, नो, उससे आपका गलत हो जाएगा अगर आपको नहीं याद रहे, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, इट इज पॉसिबल के आपको सारी चीजें याद ना रही। ठीक है, केस का जो ईयर है याद रहता है, ठीक है, लेकिन गलत मत लिखिएगा। चलिए, अभी तक लिटरल रूल और गोल्डन रूल में कोई परेशानी? No, ma'am. मैंने ना आपको आज स्पीक रूल स्टार्ट करवाना है, करवा दूंगे ना?